कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा फ्रूट और सीड के बारे में समझा रहा था, फ्रूट्स एंड सीड। कुछ बातें एक बार फिर से जस्ट मैं बोल देता हूँ। सीड जिनके पास एंडोस्पर्म मैच्योर होने के बाद भी बचा है, उनको हम एल्बुमिनस सीड बोलते हैं और जनरली ये मोनोकॉट सीड होते हैं। जनरली शब्द मैंने लगाया है। और ऐसे मैच्योर सीड जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, ख़त्म हो जाता है, वो आपके नॉन एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं और वो जनरली डाइकॉट होते हैं। ठीक है, दो दो कॉटिलिडन्स में बहुत सारा फूड है उनके पास, इसलिए एंडोस्पर्म की आवश्यकता नहीं है। फ्रूट की बात कर रहे थे तो हमारे पास ट्रू फ्रूट्स था और हमारे पास फॉल्स फ्रूट था। ट्रू और फॉल्स, ये शब्द भी कल मैं थोड़ा डिस्कशन किया था आपके साथ और आपको ये पता चला कि ऐसे फ्रूट जो केवल और केवल ओवरी से बने हैं, कंप्लीट फ्रूट का जो डेवलपमेंट हुआ वो केवल ओवरी से हुआ, तो वो आपके ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे। हाँ, हमारे ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे ही हैं, ट्रू, केवल ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट केवल उन फ्रूट को बोलते जिनमें अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आल्सो इंगेज्ड इन फ्रूट फॉर्मेशन, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। हमने फॉल्स फ्रूट में एग्जाम्पल खास तौर पे कल एप्पल देखा था। एप्पल के अलावा और भी प्लांट है, खास तौर पे हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, हाँ, आपका जो काजू आता है, काजू, स्ट्रॉबेरी, आप थोड़ा सा देख लीजिए, फोटो भी दिया बुक में, आप वहाँ से भी थोड़ा देखिए कि इसमें वाकई में ओवरी किधर है और क्या है। एक्चुअली एप्पल और स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा दिमाग में होना ही चाहिए। ये शब्द पूछ लेते कि ये फ्रूट फॉल्स फ्रूट क्यों है, तो आप बोलिए कि स्पेशली इनके पास क्या है, थैलेमस, थैलेमस आल्सो इन्वॉल्व। ठीक है। अच्छा, एक जनरली ये भी देखने को मिला कि फ्लावर के जो बाकी के पार्ट होते हैं, जैसे सीपल की बात करते हैं, ये सीपल भी जनरली झड़ जाते हैं जब फ्रूट बनता है तो। लेकिन आपने देखा होगा बैंगन के अंदर, एक्चुअली ये मान लीजिए ओवरी है इस तरह से, है, ये ओवरी है और ये आपके सीपल और पेटल्स यहाँ पे कभी हुआ करते थे। अब क्या हुआ, जब ये फ्रूट बना तो ये भी झड़ गया, ऊपर का पार्ट खत्म हो गया, ये पीटल्स भी झड़ गए। लेकिन आपने देखा बैंगन का जब फ्रूट बन गया, ओवरी ऑफ फ्रूट बन गया, तो इसके ऊपर ये सीपल यहाँ ग्रीन कलर के इस तरह से ये चिपके हुए आपके पाए जाते हैं। ये सीपल भी मौजूद है अभी यहाँ पे। हाँ, ये क्या है, ये सीपल है। ब्रिंजल में थोड़ा देखिएगा, आपको थोड़ा दिमाग और खुल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सभी में सीपल भी झड़ जाएंगे, पीटल भी झड़ जाएंगे। भाई कुछ ना कुछ बचा रह सकता है, अलग अलग स्पीसीज है, क्या कर सकते हैं। चलिए, ये कहानी खत्म हो गई। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी एक शब्द आया था। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कल का ही बात है, जस्ट केवल मैं रिपीट कर दिया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। खास तौर पे जैसे हमारा बनाना है तो उसके अंदर ये तो नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ही बनाता है और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं। हम ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करके, ऑक्जिन वगैरह का इस्तेमाल करके बहुत सारे अलग अलग क्रॉप के अंदर भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा अभी ग्रेप्स में ये इस्तेमाल होता है। ग्रेप्स जो हम विदाउट सीड बनाते हैं वो हार्मोन्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है।
सीड के फायदे भी कल हम डिस्कस किए थे। सीड से डिस्पर्सल बहुत आसान है, बहुत बड़ा प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं होता, लेकिन सीड आसानी से ले जाया जा सकता है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो डॉर्मेंसी में होता है ज़्यादातर स्पीसीज में, ऐसा नहीं है कि हर स्पीसीज में हो, लेकिन ज़्यादातर। और अगर वो डॉर्मेंसी में होता है तो ऐसे सीड को हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अगली बार फसल बोने के लिए सीड की आवश्यकता होगी। और कई सीड तो हमारा भोजन होते हैं, हमारा फूड होते हैं, अगर वो तुरंत जर्मिनेट कर जाएंगे तो हमको फूड का भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है, अब कुछ छोटा सा टॉपिक जो कल छूट गया था वो भी रिपीट कर देता हूँ। एक शब्द, हालांकि जब हम पोलन ग्रेन पढ़ रहे थे तब वो शब्द आया था आपका, जिसे हम बोलते हैं वायबिलिटी। उस शब्द को क्या नाम दिया? वायबिलिटी। वायबिलिटी, वायबिलिटी का मतलब उसका लाइफ कितने दिन तक मौजूद रहेगा। एक्चुअली एक सीड है, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो बैठा है, इसके पास कॉटिलिडन्स में फूड वगैरह जो कुछ भी है, और ये पूरा प्रोटेक्टिव है और अपने पेरेंटल प्लांट से झड़ चुका है, हमने गोदाम में इसको इकट्ठा करके रख दिया है। अब इसके पास ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड फूड हो, ऐसा तो नहीं है, अनलिमिटेड तो कुछ है ही नहीं, जितना भी है वो लिमिटेड ही तो है। और ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो कितना भी डॉर्मेंसी में क्यों ना चला जाए, फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो ये खर्च करता ही रहेगा, क्योंकि वो जीवित है, वो लाइफ है, वो अपना चाहे कितना भी वो डॉर्मेंसी में हो, उसको लगातार थोड़ा थोड़ा फूड तो लगातार चाहिएगा ही चाहिएगा। तो यही कारण है कि ऐसे सीड जिनमें बहुत सारा फूड होता है वो काफ़ी लंबे दिन तक उनका एम्ब्रियो लिविंग फॉर्म में बना रहता है। उनका जो एम्ब्रियो है वो लिविंग फॉर्म में रहेगा। ये सीड मान लीजिए इसके पास केवल 6 महीने का फूड मौजूद है, केवल 6 महीने तक ये एम्ब्रियो को जीवित रख सकता है इस बीज में, बाद में ये एम्ब्रियो मर जाएगा। तो इस बीज को अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने जर्मिनेट कर दिया, जमीन पे लगा दिया, तो पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको 12 महीने बाद इस बीज को निकाला और खेत में लगाया तो भैया कुछ नहीं उगने वाला, कुछ भी नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि बीज के अंदर जो एम्ब्रियो था वो तो मर गया, अब वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इसको तो पिसाई कर लो और बढ़िया से खा लो या पक्षियों को खिला दो। क्यों? क्योंकि उसमें वाइबिलिटी नहीं है। आपने पूरी दवाई वगैरह लगा के बीज को तो सुरक्षित कर लिया, वो हार्ड इन्वॉल्व जो खोल है जो है इसको तो आपने सुरक्षित कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो एम्ब्रियो था बेचारा वो तो मर गया ना। अब ये सीड के अंदर नया पेड़ बनाने की पावर ही नहीं है, मतलब वाइबिलिटी इसकी खत्म हो गई। तो वाइबिलिटी के आधार पे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। कई ऐसे प्लांट हैं जिनकी वाइबिलिटी 1 या 2 महीने में ख़त्म हो जाती है, और कुछ ऐसे भी प्लांट मिले जिनके अंदर हमको 10,000 साल तक भी वाइबिलिटी देखने को मिली। हाँ, 10,000 साल बहुत होता है भाई, इतनी तो हमारी लाइफ भी नहीं होती। अगर हम फुल कंप्लीट लाइफ जिएंगे तो लगभग 100 साल हम जी पाएंगे। सोचिए कितनी पीढ़ी निकल गई होंगी इस बीज को। हमको कुछ ऐसे सीड मिले जो लगभग 10,000 साल पुराने थे, और उनके अंदर एम्ब्रियो जो था वो अभी भी जीवित था, और उस सीड को जब जमीन पे लगाया तो पेड़ तैयार हो गया और उसमें फूल आए और उससे फिर नए बीज बने। तो ये पौधे का ऐसे एग्जाम्पल का थोड़ा नाम दिमाग में रखना ही पड़ेगा भैया, स्पेशल केस है ना, ऐसी चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ही चीज़ पूछी जाती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जिनमें वाइबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक देखी गई। हमारा जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को आर्कटिक बोलते हैं, साउथ पोल को अंटार्कटिक बोलते हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो हमारा जो नॉर्थ पोल है, ऊपर वाला है, ठंडी बर्फ वाली जो जगह है, वहाँ उस एरिया में जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा,
हाँ, ये आपने ज्योग्राफी का शब्द पढ़ा होगा, आर्कटिक टुंड्रा। ये वो नॉर्थ पोल का इलाका है जहां हमको एक प्लांट का सीड मिला, प्लांट का नाम था ल्यूपिन, ये इसका जनरल नाम है। ल्यूपिन आज भी मिलता है ठंडी जगह पे, ये बहुत अच्छे फूल आते हैं। गूगल बाबा पे जब आप ल्यूपिन सर्च करोगे तो बहुत अच्छे फूल वाला एक पौधा आपको छोटा सा दिखाई देगा। हाँ, तो ये ल्यूपिन जो है, इस ल्यूपिन का एक स्पेशल वैरायटी था, इसका साइंटिफिक नेम हमको याद रखना पड़ेगा, लुपिनस, लुपिनस आर्कटिकस, आर्कटिकस, लुपिनस आर्कटिकस प्लांट के हमको वाइबल सीड मिले जो 10,000 ईयर्स ओल्ड थे, 10,000 ईयर्स ओल्ड। और उन सीड को जब हमने जर्मिनेट किया, लगाया, तो वाकई में फिर से पेड़ बन गए और उनमें फूल भी आए। तो लुपिनस आर्कटिकस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी हम कह सकते हैं हाईएस्ट वाइबिलिटी अभी तक रिकॉर्ड की गई है। हो सकता है इस नेचर में कोई और भी अजीबोगरीब वैरायटी हो जिनको हम अभी नहीं देख पाए, लेकिन फिलहाल लुपिनस आर्कटिकस का रिकॉर्ड है कि उसकी वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी गई। अभी रिसेंट में हमको थोड़ा अरब कंट्री वाला जो एरिया है, खास तौर पे डेड सी, डेड सी अरब कंट्री का एरिया है, हाँ, पूरा मरुस्थल वाला एरिया है डेड सी। वहाँ पे पुराने समय में एक, जब ये सिविलाइजेशन चलती थी, मिस्र की सभ्यता, हाँ, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो डेड सी के आसपास का इलाका ही तो था, मेसोपोटामिया और ये मिस्र ऐसे करके कुछ था। तो डेड सी में किंग हेरोड के समय का, किंग हेरोड, ये बहुत पुराना ऐतिहासिक व्यक्ति है किंग हेरोड। इसका जो पैलेस था, जो इसका महल था, उस महल के पास में हमको एक प्लांट के सीड मिले और वो एक डेट पाम था, खासतौर पे उसका नाम याद रखना है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, डेक्टाइलीफेरा। फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा नाम का जो डेट पाम था, डेट पाम, डेट पाम, इसका सीड मिला। पाम ट्री कोकोनट के जैसा है, कोकोनट वैसे भी बहुत हार्ड रिजिड होता है, सड़ता भी नहीं है, खराब नहीं होता, और सड़ेगा तो तब जब वहाँ थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, और उस मरुस्थल में, रेगिस्तान में पानी ही नहीं है, तो वहाँ वो सीड सुरक्षित बच गए जिनको फंगस और बैक्टीरिया ने खराब नहीं किया। फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, और इसके सीड हमको मिले और उनका था लगभग 2000 ईयर्स ओल्ड, आज से लगभग 2000 साल पुराने सीड हमको मिले डेट पाम के, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा के, और उनके अंदर भी वाइबिलिटी मौजूद थी और वो पेड़ बन के उसमें फ्रूट भी आए और सीड भी बने। ये तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको अभी देखा है लाइव। लाइव तो क्या, सब कुछ देखा है, लुपिनस को भी देखा, तभी तो ये यहाँ हमको पढ़ने को मिल रहा है, हाँ, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। लेकिन मैं ये दो पे क्यों इतना प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि हमको इनके नाम याद रखने हैं। लुपिनस आर्कटिकस आर्कटिक एरिया में मिला ना, इसलिए ल्यूपिन बहुत फेमस प्लांट है, ल्यूपिनस आर्कटिकस। और फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, डेक्टाइलीफेरा, डेक्टाइली मतलब डेट पाम, डेट पाम है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, याद कर लीजिए भाई। तो ये कहानी हुई वाइबिलिटी की, ठीक है। लगभग रिप्रोडक्शन के सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी अभी हमको जानना है। देखिए, सीड का साइज अगर हम बात करते हैं, मतलब कोई भी जो स्पीसीज है वो कितना रिप्रोडक्शन करती है, अगर हम उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, तो इसमें हमको बहुत अलग अलग विचित्र बातें सामने आती हैं। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं,
आपको याद होगा हमने एक प्लांट का नाम पढ़ा था जिसमें हर 12 साल के बाद नीले रंग के फूल आते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीला कुरंजी, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया था आपको। तो 12 साल में उसमें एक बार फूल आते हैं। एक प्लांट है जो हर साल फूल बनाता है, तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा हुई? जो हर साल फूल बनाता है। अब जो हर साल फूल बनाता है वो दो प्लांट है मान लीजिए। इसमें मान लीजिए एक फ्रूट में एक सीड बनता है, इसके एक फ्रूट में 100 सीड बनते हैं। अब बताइए रिप्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा हुई ना। ये प्लांट और ऐसा ही एक प्लांट है, इस पे केवल एक या दो फ्रूट आते हैं, इस पे लगभग 100 फ्रूट आते हैं, मोर देन 100 फ्रूट आते हैं एक ही प्लांट में, और हर फ्रूट के अंदर मोर देन 100 सीड मौजूद हैं। तो ये प्लांट, इसके अंदर केवल 2 या 5 फ्रूट आते हैं, इसके अंदर 100 फ्रूट आते हैं, हर फ्रूट के अंदर 100 सीड है। अब बताइए रिप्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? तो नेचर में कई तरह के अलग अलग प्लांट देखने को मिलते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हम केवल कंपेयर कर सकते हैं कि भैया किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं फाइकस की। बरगद का पेड़, फाइकस बेंगलेंसिस, ये मैंने बताया था आपको। हाँ, तो फाइकस के पेड़ की अगर हम बात करते हैं तो एक पेड़ पर आप देखिए कम से कम लाखों की संख्या में फ्रूट आते हैं एक पेड़ पर। हाँ, ये लाखों की संख्या में आपके फ्रूट आते हैं, और एक फ्रूट मैं बना रहा हूँ, छोटा सा फ्रूट होता है, और उस फ्रूट के अंदर कम से कम 100 से भी ज़्यादा सीड होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सीड होते हैं, 100 से भी ज़्यादा। अब आप देखिए कि एक प्लांट एक सीजन में कितने करोड़ कितने अरब सीड बनाता है, इतने ज़्यादा सीड बनाता है। क्या ये सब सीड उग जाते हैं? क्या इन सब को मौका मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि हर सीड, वैसे पावर्स हर सीड के पास है जर्मिनेट होने की, लेकिन वो कहाँ गया कहाँ गिरा, कौन लेके गया है, पक्षी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, चमगादड़ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कितनी दूर सीड गिरा, कहाँ गिरा, क्या वो जर्मिनेट हो पाया, उसका सीड कोट इतना टफ था कि नॉर्मल वो नहीं फट रहा था, और बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं। तो यहाँ पर जब हम इस तरह के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, टिनी सीड की बात करते हैं, टिनी साइज के सीड, टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे बीज जो हवा में उड़ जाते हैं, जैसे ही हवा चलती है उड़ जाते हैं, इतने छोटे छोटे बीज होते हैं। ये डिस्पर्स भी आसानी से होते हैं और दूर दूर तक आसानी से डेवलप भी हो जाते हैं। तो टिनी सीड में फाइकस का नाम तो आपको याद है ही है, ठीक है, बरगद का पेड़, लेकिन कुछ और दो प्लांट के नाम भी आपको याद करना है अभी। ठीक है, पहला प्लांट का नाम मैं बता रहा हूं, ओरोबेंकी। ओरोबेंकी, सर कितने नाम याद कराओगे? भैया मैं ओरोबेंकी की पूरी कहानी समझा दूंगा तब तो याद हो जाएगा ना। ओरोबेंकी कितना सिंपल सा छोटा सा नाम है, बस याद करना है। और दूसरा एक नाम और याद कर लीजिए, स्ट्राइगा। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा लगे तो फाइकस के साथ साथ एक ऑर्किड का नाम भी याद कर लीजिए, ऑर्किड। ऑर्किड तो कई बार आएगा, आपको बार बार यूज होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं जो लार्ज अमाउंट में बहुत मिलियंस ऑफ सीड एक साथ ये बनाते हैं, वो भी बहुत टिनी साइज के, बहुत ही छोटे छोटे पाउडर के रूप में इनके सीड बनते हैं, खासतौर पे ओरोबेंकी और स्ट्राइगा के। अब देखिए बरगद को समझाने की जरूरत नहीं है, ऑर्किड इकोलॉजी में आता है। मैंने आपको बताया ऑर्किड एक ऐसा पौधा है जिसकी हजारों से भी ज़्यादा वैरायटियां हैं, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव फ्लावर इसमें आते हैं, और ये ऑर्किड का पेड़ कभी जमीन पे नहीं लगता। ऑर्किड का पेड़ हमेशा दूसरे पेड़ की डाली के ऊपर लगता है, और ऑर्किड का पेड़ उस पेड़ के ऊपर पैरासाइट नहीं है, उससे कुछ भी नहीं लेता,
हाँ, केवल सपोर्ट और रहने की जगह लेता है। हवा में अपनी रूट को लटका देता है और वो रूट हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपना काम चलाती हैं और अपना पानी खुद एब्जॉर्ब करती हैं हवा से। तो ये ऑर्किड हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, आपको बाद में समझ में आएगा। लार्ज अमाउंट में टिनी साइज के सीड ये प्रोड्यूस करता है। अब ओरोबैंकी और स्ट्राइगा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट हैं। ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, आपने क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट पढ़े होंगे, खासतौर पे सरसों का पेड़, मस्टर्ड। आपने देखा होगा किसान को, अगर आपके घर में खेती किसानी का काम होता है तो सरसों का पेड़ जब लगता है तो इसकी रूट जमीन में बिखरती हैं। और ये जो आपके ओरोबैंकी और स्ट्राइगा हैं, उनके सीड इस जमीन में लगभग 4-5 साल तक जीवित रहने का पावर रखते हैं। लगभग 3 साल तक तो वो सीड छोटे छोटे जो पाउडर के रूप में हैं वो जीवित बने रहते हैं। तो जब भी खेत में आपने सरसों का पेड़ लगाया, अपनी क्रॉप लगाई, तो उस सॉइल में से ये जो छोटे छोटे साइज के बीज हैं वो इन जड़ों के ऊपर मान लीजिए संपर्क में आ गए, तो ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद इनकी रूट इस प्लांट की रूट में चली जाती हैं और यहीं से पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और एक बड़ा सा बल्ब सा आता है जिसके अंदर बहुत टिनी साइज के फिर से लाखों बीज बन जाते हैं। इस तरह का जड़ के ऊपर उगने वाला ये एक पैरासिटिक प्लांट है, एक पैरासाइट है, पैरासाइट प्लांट है। और ये जितना इन्फेक्शन होगा इस सरसों के पेड़ के ऊपर इन पौधों का, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा का, उतना ही इस पौधे को कमजोरी आ जाएगी और ये अपना सीड नहीं बना पाएगा, अच्छा आपको क्रॉप नहीं मिल पाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। पूरी सरसों की फसल बर्बाद हो जाती है इन पैरासाइट प्लांट के कारण। और इनके बीज अब इस बार झड़ गए मान लीजिए, तो ये अगले 3-4 साल उसी जमीन में पड़े रहेंगे। इसलिए किसान को सलाह दी जाती है कि वो सेम फील्ड में सेम फसल को बार बार रिपीट ना करे। अगर 2-3 साल का गैप दे देंगे इस खेत में सरसों लगाने का, तो जो सीड इसमें पड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और आप अच्छी सरसों की फसल ले पाएंगे। हाँ, इसको हमारा देसी भाषा में बोलते गुड़िया लग गई। गुड़िया मतलब ये एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है। हाँ, और इसमें पाउडर के रूप में बहुत ज़्यादा बीज निकलते हैं। तो रूट पैरासाइट है, ध्यान देना, ये रूट के ऊपर पैरासाइट है और जो भी सरसों का पेड़ एब्जॉर्ब करता है जमीन से उसको यही चूस जाते हैं, ये पूरा खींच लेते हैं। तो इस पेड़ को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और ये अपने को सरसों की फसल नहीं दे पाता है। तो ये ओरोबैंकी और स्ट्राइगा की कहानी हुई। मुझे लग रहा है कि ये पौधे अब आपको याद हो गए होंगे, थोड़ा दिमाग में डालिए, कुछ एक्स्ट्रा कहानी में समझा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब एक नया शब्द, पहले हमने पढ़ा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इसका मतलब क्या है? फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद है आपको? ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं क्या सीड फॉर्मेशन हो सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन? आपका आंसर आएगा नहीं सर, नहीं हो सकता फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सीड जो है वो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो जाइगोट बना, इसी से ये आपका ये बनेगा एम्ब्रियो और ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बन पाएगा ना। ठीक है, ओवरी तो बन गया, ओवरी तो फ्रूट बन गया, लेकिन इस ओव्यूल को सीड में चेंज होने के लिए क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन चाहिए। और सीड हम तब मानेंगे जब सीड के अंदर एम्ब्रियो हो। एम्ब्रियो होना तो जरूरी है, तभी तो सीड मानेंगे, तभी तो वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएगा। अगर एम्ब्रियो ही नहीं है उसके अंदर तो वो सीड नहीं है। तो क्या इस ओव्यूल के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या एम्ब्रियो बन सकता है?
ठीक है, आप बोलेंगे सर ओव्यूल तो सीड बना लेगा, लेकिन सवाल तो ये है ना कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होना चाहिए, ये बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे बनेगा? ये भी बन जाता है कुछ पौधों में। मैंने लिखा सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और भी थोड़ा इंप्रूव करूं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो बनना चाहिए विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वो जो सीड बनेगा जिसके अंदर एम्ब्रियो है लेकिन वो एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के बना, उस सीड को बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से एक सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। तो मुझे लग रहा है कि अब एपोमिक्सिस क्या होता है आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। एपोमिक्सिस इज ए प्रोसेस बाय विच सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई ये सीड बन कैसे जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के? हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन ऐसा बनता है। अब देखते हैं ये बनता कैसे है, एपोमिक्सिस प्रोसेस आखिर कैसे होती है। एपोमिक्सिस, देखिए मैंने जब आपको चैप्टर शुरू किया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दो बातें होना चाहिए? गैमीट फॉर्मेशन होना चाहिए, गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा मैंने बताया था फ्यूजन ऑफ गैमीट भी होना चाहिए, फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एपोमिक्सिस तो ये बोल रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्यूजन नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है और सीड बन रहा है। क्या हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे? क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? आंसर आएगा नो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, गैमीट बने होंगे, एग सेल बनी होगी, ओव्यूल बना होगा, लेकिन जब तक फ्यूजन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो सीड बनेंगे वो वाकई में हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट मानेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट मानेंगे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि सीड हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनते हैं, लेकिन एपोमिक्सिस वो प्रोसेस है जिसमें सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस फॉलो करते हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनते हैं। ध्यान देना, ये मिमिक है। मिमिक मतलब दिखता तो ऐसा है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन रियल में इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं है। इसलिए वाकई में एपोमिक्टिक सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर जल्दी से समझा दीजिए कि एपोमिक्सिस होता कैसे है, पॉसिबल कैसे है। चलिए इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं जिससे एक ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाएगा। पहली कंडीशन, जब ओव्यूल बन रहा था, ध्यान देना, जब ओव्यूल बन रहा था तो ये कंडीशन थी कि यहां सभी डिप्लॉयड सेल थी जिनको हमने नाम दिया न्यूसीलस टिश्यू। न्यूसीलस टिश्यू नाम दिया था, याद आ रहा है आपको? ये ओव्यूल जब बन रहा था हर एक डिप्लॉयड सेल थी, 2n सेल थी, न्यूसीलस टिश्यू था। अब ये 2n ने क्या किया, जब मियोसिस किया तो ये 4 हैप्लॉयड सेल बनाई थी। अगर मिस्टेक यहीं पे हो गई, और मिस्टेक क्या हुई कि ये मान लीजिए ये वो एक डिप्लॉयड सेल है जो मियोसिस करना भूल गई। समझिए, ऐसा हो सकता है, इसको मियोसिस करना था लेकिन मियोसिस नहीं किया, और ये जो एक सिंगल सेल थी
ये ही डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बना लिए, ये ही डिवाइड होके 4 बना लिए, और ये ही डिवाइड होके इस तरह से अरेंज हो गई। अब बताइए कि ये न्यूक्लियस कैसे हैं? ये न्यूक्लियस क्या है? ये डिप्लॉयड हैं। अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एक डिप्लॉयड सेल से हो जाए तो एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद हर न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। ऐसा हो सकता है। काम कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता है। Number one condition, number one situation, if the embryo sac development take place without meiosis division, then each cell of embryo sac will be diploid, and each cell after getting nutrition, they will make the embryo. इन्होंने एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दिया। सपोज 2 सेल ने एम्ब्रियो बना लिया, अब इतना ही न्यूट्रिशन था कि 2 ने काम कर लिया। 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, जितना फूड इसको मिल रहा है, ओव्यूल को जितना न्यूट्रिशन मिल रहा है उतना कर लेगा। और जब ये अंदर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, मतलब वो केमिकल, वो प्रोसेस शुरू हो गई, वो डिफरेंशिएशन शुरू हो गया कि अब एम्ब्रियो बन रहा है, तो इस ओव्यूल को सीड बनाना पड़ेगा। सीड बनाने के लिए क्या करना है? बस वो इंटेगुमेंट को ड्राई करना है ताकि वो सीड कोट बन जाए। और ये सीड बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के, और इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। और एक चीज और, जनरली एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है, और एक एम्ब्रियो सैक में जनरली एक ही जाइगोट बनता है, एक ही एम्ब्रियो बनता है। लेकिन यहां इस केस में ईच सीड हैव मोर देन 1 एम्ब्रियो। मे बी पॉसिबल, हो सकता है एक बनाए, हो सकता है एक से ज्यादा बना ले। अगर एक ही सीड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इसको क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जब एपोमिक्सिस प्रोसेस होती है, जब एपोमिक्सिस होता है तो बिना फर्टिलाइजेशन के चूंकि सीड बन रहा है, तो यहां संभावना है कि यहां एक से ज्यादा एम्ब्रियो भी बन सकते हैं। और अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं तो इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो इस सीड से ये भी एक पेड़ बनाएगा और ये भी एक पेड़ बनाएगा। मतलब एक सीड से 2 प्लांट निकलेंगे। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि 2 एम्ब्रियो हैं। 3 होते तो 3 प्लांट निकलते। आपने देखे होंगे कई बार, एक ही बीज लगाया लेकिन 3-4 पेड़ निकल के आए। एक्चुअली उस सीड के अंदर 3-4 एम्ब्रियो मौजूद थे जिन्होंने पेड़ बना लिए। ऐसा हमको पॉली एम्ब्रियोनी सिचुएशन सिट्रस फैमिली के प्लांट में पाई जाती है। सिट्रस फैमिली में कौन से पेड़ आते हैं? लेमन, ऑरेंज। ये जो पौधे हैं इनके बीज को आप थोड़ा सा क्रश करके उसके कॉटिलेडन्स निकाल के देखो तो आपको एक एम्ब्रियोनल एक्सिस की बजाय 2, 3, 4 तक दिख सकती हैं। सिट्रस फैमिली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, एंड these embryo are developed by the parental cell। जो पेरेंट प्लांट था उसकी जो डिप्लॉयड सेल थी, उसी डिप्लॉयड सेल से ये बन गया है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। पहला केस मैंने बताया, ये बहुत कम प्लांट में होता है लेकिन ऐसा हो सकता है। नंबर 2 सिचुएशन ज्यादातर देखने को मिलती है एपोमिक्सिस में। नंबर 2 सिचुएशन क्या है और कैसे बन सकते हैं? ये देखिए, मैंने आपको एम्ब्रियो सैक बना दिया और ये मैंने 3 सेल लगा दी। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और मैंने इतना भी बताया था कि पेरिस्पर्म हो सकता है। पेरिस्पर्म जो वाकई में न्यूसिलस टिश्यू है। और ये हो गए आपके इंटेगुमेंट्स।
ये हो गए आपके 2 इंटेगुमेंट्स और ये आपका ये कंडीशन। ठीक है, सब कुछ ओव्यूल का डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ, हर सेल हैप्लॉइड है, अंदर की हर सेल हैप्लॉइड है, नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से हुआ। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पोलन ट्यूब नहीं आ रही इसके अंदर। हुआ क्या, पोलन ट्यूब आती उससे पहले एक काम शुरू हो गया। क्या वो काम है कि ये जो बाहर इस एम्ब्रियो सैक के बाहर जो डिप्लॉयड न्यूसिलस सेल हैं, ध्यान देना ये डिप्लॉयड न्यूसिलस सेल हैं, ये न्यूसिलस सेल ग्रो करते करते और इसके अंदर चली गई। एक इधर से आ गई, एक इसको मौका मिला ये भी अंदर आ गई, एक इधर मौका मिला ये भी अंदर आ गई। अब जैसे ही अंदर आ गई, वो इन्वायरमेंट जो एम्ब्रियो बनने के लिए जरूरी होता है एक डिप्लॉयड सेल को, वो इन्वायरमेंट इसको मिलना शुरू हो गया। और इनको तो बिना फर्टिलाइजेशन के ये डिप्लॉयड में चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये तो पहले से ही डिप्लॉयड आ गई, ये पहले से ही डिप्लॉयड हैं क्योंकि बाहर से आई हैं और वो डिप्लॉयड सेल हैं। और इन्होंने एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दिया, ये एम्ब्रियो बन गया, ये आई उसने अपना डिवीजन कर दिया, वो एम्ब्रियो बन गया, और ये डिवीजन हुआ, ये एम्ब्रियो बन गया। तो वाकई में हुआ क्या, ये जो पेरेंट प्लांट की सेल थी, जो डिप्लॉयड सेल थी, ये ही एम्ब्रियो बना रही है। और जैसे ही एम्ब्रियो का काम शुरू हो जाता है बनना, अब इनका कोई रोल नहीं रह गया, ये सेल इनका कोई रोल नहीं है, खत्म हो गई, एग सेल वैग सेल सब खत्म, ऑलरेडी एम्ब्रियो डेवलप शुरू हो गए, तो ये सीड बनना शुरू हो गया, ये सीड बन गया, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन गया। और इसके अंदर आप तो एक की बात कह रहे हैं, यहां तो 3 4 5 तक एम्ब्रियो बन जाएंगे, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी जनरली बन जाती है इसमें। ये होता है सिट्रस फैमिली में, यही होता है। एक न्यूसिलस सेल पहुंच जाती है एम्ब्रियो सैक में और बना देती है एम्ब्रियो, और सीड आपका डेवलप होके मोर देन 1 एम्ब्रियो रखता है, इसलिए जर्मिनेशन जब होगा तो उसमें से 3 4 पेड़ एक साथ निकलेंगे। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए पॉली एम्ब्रियोनी क्यों हो रहा है। अब यहां पर एक चीज बताओ, क्या इस एम्ब्रियो को बनने में मियोसिस डिवीजन हुआ? नहीं हुआ, नो। क्या मियोसिस नहीं हुआ तो क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा? क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस में होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कुछ कुछ याद आ रहा होगा क्लास 11th का। क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ? नो। क्या पेरेंट प्लांट के पास जैसे जीन थे, क्या वो जीन में कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, वही जो पेरेंट प्लांट की डिप्लॉयड थी उसी ने माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाया है। इसका मतलब नो जेनेटिक वेरिएशन फाउंड, नो जेनेटिक वेरिएशन फाउंड इन एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, जैसा प्लांट था, प्लांट की बॉडी की जैसी सेल थी, जो डिप्लॉयड सेल थी, जैसे क्वालिटी, जैसा फीचर, जैसी वैरायटी वो पेरेंट प्लांट था, इस सीड के अंदर सेम उसी की क्वालिटी के एम्ब्रियो बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट यहां पे एक क्वेश्चन है, वो उसका आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूं। हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और आप बोल रहे थे सर एक तीसरा और क्या सिचुएशन हो सकता है? भाई तीसरा सिचुएशन तो बहुत रेयर है, शायद नहीं होता, कभी कभी हो भी सकता है। ये जो सिनर्जिड सेल, एग सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, वाकई में ये तो मियोसिस से बनी हैं, सबके सब हैप्लॉइड हैं, इनमें तो वेरिएशन मौजूद हैं। लेकिन कभी कभी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो बाय चांस में भी पॉसिबल, ऐसा वैसे बहुत रेयर है, फिर भी
कोई भी दो हैप्लॉइड सेल ये भी आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल बना सकती है। कोई भी दो सेल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही दो सेल, यही इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, डिप्लॉइड बन गया, और डिप्लॉइड बन गया तो फिर एम्ब्रियो में चेंज होना शुरू हो गया। अब देखा जाए तो ये मियोसिस जरूर हुआ, थोड़ा वेरिएशन जरूर आया, लेकिन वो जो दोनों सेल थी वो सेम प्लांट की ही सेल तो थी, ज्यादा वेरिएशन तो यहां पे भी नहीं आएंगे। भाई एक मेल प्लांट से आती, एक फीमेल से आती, तब तो वेरिएशन ज्यादा आते, लेकिन ये तो सेम प्लांट ने दो हैप्लॉइड सेल बनाई और यही दोनों हैप्लॉइड सेल फ्यूज कर गई। इसका मतलब कॉम्बिनेशन जैसा वो अलग अलग हुआ था वापस से वही बन गया है। फिर भी चूंकि मियोसिस हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, ऐसा चांस बहुत कम होता है। फिर भी मैंने तीसरी संभावना भी आपको बताई कि हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक कैन आल्सो फ्यूज्ड टू मेक ए डिप्लॉइड सेल एंड दैट डिप्लॉइड सेल विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, हमको तो न्यूसिलस सेल अंदर जाती हैं सिट्रस फैमिली में, वो ही ज़्यादा अच्छे ढंग से समझना है, उसी को अच्छे ढंग से जानना है। अब आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा केवल एक क्वेश्चन को जानने के बाद। क्वेश्चन है कि एपोमिक्टिक सीड किस तरह से एक फार्मर के लिए यूजफुल हो सकते हैं, एक फार्मर के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं। तो इसका आंसर यहां पे छुपा है कि देखिए, फार्मर को एक अच्छा क्रॉप लेना है अगर खेत से, तो उसके पास जो सीड हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, सुपीरियर सीड होना चाहिए जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर हों। जितनी अच्छी वैरायटी वो खेत में लगाएगा उतना ही अच्छा क्रॉप उसको मिलेगा। अब सवाल आता है फार्मर के पास अच्छा सीड कहां से आएगा। अच्छा सीड आएगा जो साइंटिस्ट हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग प्लांट के करैक्टर को मिक्स करके और एक कॉमन प्लांट में लाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से वो सीड तैयार करते हैं हमारे साइंटिस्ट, और बहुत सारी कंपनियां उन सीड को इस्तेमाल करके हमारे किसानों को बेचती हैं, जो वाकई में बहुत महंगे होते हैं। हाइब्रिड सीड बहुत कॉस्टली होते हैं। आप देखिए, जनरली अभी जो बाजरा मिलता है, किसान जब अपनी फसल बेचने जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो उसका बाजरा बिकता है। लेकिन जब वो किसान अपने खेत में बोने के लिए सीड खरीदता है मार्केट से, तो वो लगभग 500 रुपीज पर किलो का बीज खरीदता है। उस सीड में ऐसी क्या क्वालिटी है, उस सीड को लगाएंगे तो हमारी क्रॉप अच्छी आएगी क्योंकि वो हाइब्रिड वैरायटी है। और उसी क्रॉप के बीज जब आप वापस कलेक्ट करके रखोगे और उनको खेत में लगाओगे तो क्रॉप नहीं आएगी अच्छी। क्यों? क्योंकि जब ये क्रॉप हमारी खेत में खड़ी रहती है, मान लीजिए ये क्रॉप हमारी खेत में खड़ी है, तो यहाँ पर जो एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमारे साइंटिस्ट करते हैं स्पेसिफिक क्रॉप बनाने के लिए, वो नहीं होता। यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इधर का पाउडर उधर उड़ गया, उधर का उधर आ गया, इधर का इधर हो गया। तो सब कुछ जो क्वालिटी पहले थी वो जब इसके सीड बनेंगे, जब सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा, तो वो जो सीड बनेंगे उनके अंदर वो हाइब्रिड वाली क्वालिटी खत्म हो जाती है। जब जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि हाइब्रिड बीज किसान को बार बार खरीदना पड़ेगा अगर उसे अच्छी फसल लेनी है, चाहे वो सीड कितना भी महंगा क्यों ना हो। लेकिन अगर हमारे साइंटिस्ट उस हाइब्रिड प्लांट के अंदर जो सीड बन रहे हैं, मान लीजिए ये सीड बन रहा है, ये हाइब्रिड प्लांट है, एक बार खरीद लाया बाजार से, एक बार तो खरीद के लाना है। अगर इसके सीड उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय अगर ये बाहर की इसी पेरेंट प्लांट की डिप्लॉयड सेल से अगर वो एम्ब्रियो बन जाएं,
मतलब एपोमिक्टिक सीड अगर बन जाएं तो इस सीड को लगाने पर जो प्लांट बनेंगे वो इसी प्लांट के जैसे ही बनेंगे, क्योंकि वो तो एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंटल प्लांट विल बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द एपोमिक्सिस। तो ये अगर एपोमिक्टिक सीड किसान के पास आ जाएं तो उसे बार बार महंगा हाइब्रिड बीज बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब हमारे साइंटिस्ट के सामने चैलेंज ये आ रहा है कि ऐसे वो कौन से जीन्स हैं जिनके कारण एक सिट्रस फैमिली के पौधे ऐसा कर पाते हैं, बाकी पौधे ऐसा नहीं कर पाते। अगर वो जीन इसमें से हम निकाल लें और इस क्रॉप के अंदर अगर वो जीन हम डाल दें तो ये पौधा, ये क्रॉप भी एपोमिक्सिस करना शुरू कर देगी और हमको पॉलिनेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमको वो बाई चांस वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा और हर एक फ्लावर, हर एक ओव्यूल आपकी सीड बनाना शुरू कर देगा। एपोमिक्सिस होगा और बार बार हाइब्रिड बीज खरीदना वो खत्म हो जाएगा। एक बार साइंटिस्ट ने जो हाइब्रिड सीड बना दिया वही क्वालिटी मेंटेन रहेगी इन बीज में, तो हमारे किसान को तो बहुत फायदा मिल जाएगा। हाँ, उसे कितना सारा फायदा मिलेगा। लेकिन अभी चैलेंज बाकी है। हमारे साइंटिस्ट उस जीन्स को ढूंढने के लिए लग रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे करता है, ये आखिर एपोमिक्सिस कैसे करता है। अगर वो जीन मिल जाए तो हम इस हाइब्रिड में अलग अलग गेहूं, चावल सब के अंदर हम वो जीन्स डालना शुरू करेंगे। हमारे पास टेक्निक ऐसी है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें हम जीन्स भी चेंज कर सकते हैं किसी भी क्रॉप के। तो वो अभी समय थोड़ा दूर है, अभी आने वाला है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लगातार एपोमिक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि किसान को बार बार महंगा बीज खरीदना नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा अपने ढंग से इसको समझाने की कोशिश किया, फिर भी डाउट आपके हो सकते हैं। अब आप थोड़ा सा सेल्फ अपने और भी गूगल बाबा को ट्राई कीजिए और अच्छी अच्छी किताब थोड़ा सर्च कीजिए, अपने खुद से पढ़ना शुरू करो और अपने नोट्स भी खुद बनाओ, तब जाके आप कुछ आगे कर पाओगे। मुझे लग रहा है कि यूनिट 2 हमारी चैप्टर 2 हमारा ख़त्म हो गया। कल की क्लास से हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 3 द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन